हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। ये जो टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इग्नोरेंस के वजह से एक औरतों के अंदर वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और इसके लिए अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको अर्ली टाइम में डायग्नोस कर लिया जाए तो ये 100% क्यूरेबल है। और इसको मतलब अच्छे से समय रहते इलाज करवा लेना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो औरतों को किसी भी स्टेज या किसी भी एज पे इन्फेक्ट करती है। पहले तो देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर यूजली है क्या। सर्वाइकल कैंसर इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर डैट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे एक निचला हिस्सा होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन द वुमेन वर्ल्ड वाइड। इसकी बात है कि ये बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है। मतलब कि जो बदलाव आते हैं मतलब कैंसर को करने के लिए जो एचपीवी होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जब वो इन्फेक्ट करता है किसी भी फीमेल को तो सेल के अंदर बदलाव आते हैं। और वो बदलाव को कैंसर बनने में कम से कम जो है अमूमन तौर पे 10 से 15 साल का समय मिलता है। और अगर हम उस 10 से 15 साल में चीज़ों को टाइमली इवेलुएट कर पाएँ, चीज़ों को देख पाएँ, तो इसलिए उसको हम आराम से वैक्सीन के थ्रू या और भी लेज़र, कीमो, काफ़ी अच्छी तरीके हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। हम उसको इजली ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेज जो होती है इनकी उसके बारे में भी बात करते हैं। इस ये जो बदलाव होता है उसको हम बोलते हैं कि स्टेज ऑफ डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया मतलब होता है कि जब सेल्स के अंदर हल्के फुल्के बदलाव आने चालू होते हैं, जिसको हम काफ़ी तरीक़ों से जांच सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यूजली हम देखें इसका कारण क्या है। कारण होता है कि जो मेन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का वो होता है एचपीवी वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर के 90% जो उसके कॉजेज़ होते हैं उसमें इसका ही कारण होता है। अगर 100 औरतों को सर्वाइकल कैंसर हुआ तो 90% जो 90 औरतें होंगी उनका कारण सिर्फ एचपीवी होगा। और जो एचपीवी फीमेल्स में इन्फेक्ट करता है जो उसमें से 50% जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो सर्वाइकल कैंसर को बना बना देता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, और ऐसी औरतें जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ऐसी औरतें जिनको समझ लीजिए अर्ली प्रेगनेंसी हुई हो, जिन्होंने मतलब बहुत कम कम एज में मतलब जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हों, और या ऐसे पार्टनर्स हों जो कि ऑलरेडी एचपीवी इन्फेक्टेड वुमेन्स के साथ रहे हों, और या जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लंबा यूज़ किया हो, या जिसकी एक फैमिली हिस्ट्री रहती है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स की ना बात कर लेते हैं। साइंस सिम्टम्स में होगा कि सबसे पहला ना लक्षण होगा इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। मतलब आपके जो भी साइकिल होती है 28 डेज़ की, उसके बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है रेगुलर तौर पे, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक कारण हो सकता है। और किसी किसी को अगर देखें कि मेनोपॉज के बाद भी अगर वो औरत को ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक मेन कारण हो सकता है। आपके पेल्विक रीजन में एक परसिस्टेंट पेन या भारीपन बना रहे, वो एक कारण हो सकता है। इसका असेसमेंट और डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर इसको अर्ली स्टेज पे, जिसको बोलते हैं प्री कैंसर स्टेज पे, अगर हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो इसको इजीली क्योरेबल होता है। अब इसको डायग्नोस करने के क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे कॉमन और पहला मेथड होता है पैप स्मीयर, या जिसे को हम ब्रेस्ट टेस्ट या लिक्विड साइटोलॉजी टेस्ट बोलते हैं। ये अमूमन तौर पे किसी भी गायनेक के पास आप जाएंगे तो इज़िली हर एक ओपीडी में वो आसानी से इसको कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान तरीका होता है इसको इसको ना करने का। जो ना रिकमेंडेशन बोलते हैं 25 साल से 65 साल के
तक कि हर औरतों को हर 3 साल पे मैंडेटरी इसे करा लेना चाहिए। दूसरा होता है एचपीवी डीएनए टेस्ट, जो कि सेम आपका पैप स्मेयर की तरह ही होता है। मतलब ये चाहे पैप स्मेयर भी होता है, इसमें ब्रश होता है जो कि सर्वाइकल रीजन पे स्क्रैप करके उसको आराम से टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अ, और भी मेथड हैं, जैसे कॉल्पोस्कोपी होता है, ठीक है, जिसमें हम एक इल्यूमिनेट करके उस जगह को देख के सर्विक्स के अंदर और वो पार्ट को ले लिया जाता है। जैसे आपका कोन बायोप्सी हुआ, इसमें भी स्पेकुलम को लिथोटॉमी पोजीशन पे ना रख के आपको पार्ट को ले लिया जाता है। और एडवांस टेस्ट जैसे आपको ये रेडियोलॉजी टेस्ट हो गया, जैसे आप जिसमें आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, इवन एडवांस स्टेजेस पे आपको जो है वो मोटा मोटा बोल सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड द्वारा भी इसको पहचाना जा सकता है। अब इसके स्टेजेस की बात करते हैं। इसके अगर मानते हैं कि जो इसका डिस्प्लेजिया है उससे जो कैंसर बन चुका हो, तो उसके स्टेजेस हैं। पहला स्टेज हो गया कि जो सिर्फ आपके सर्विक्स तक होता है। दूसरा स्टेज होगा और कहीं नहीं फैला है, मतलब इवन कि सर्विक्स के ऊपर जो यूट्रस का पार्ट है उसमें भी नहीं फैला है। दूसरे स्टेज में मोटा मोटा जब वो सर्विक्स से फैल के पूरे यूट्रस को इन्फेक्ट करता है। तीसरा स्टेज होता है जब वो सर्विक्स, यूट्रस और जो आपका पैल्विक फ्लोर होता है, मतलब जिसमें आपके बच्चेदानी को जो सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा है। और आपका चौथा स्टेज होता है कि जब वो वहाँ से भी फैल के और ऑर्गन्स को, जैसे ब्लैडर, किडनी, इन सबको भी इन्फेक्ट कर दे। जैसे कि अब मैंने स्टेजेस की बात कर ली है, तो इसके बाद हम जो इसके प्रिवेंशन और क्योर इन सब पे और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे ना जाएंगे। तो जैसे कि इस वायरस को हराने के लिए सबसे अच्छा है कि आपका इम्यून सिस्टम इस तरह का हो कि अगर आप इन्फेक्ट भी हो जाएं तो ये इसको कैंसर ना बनने दे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, हमको अपना इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा एस्पेक्ट होता है आपको वैक्सीनेशन करनी है, जो कि मेन पार्ट है, जिसको हम एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन बोलते हैं। तो ये रिकमेंडेड होता है हर औरतों में जिसकी एज यूजली 9 से 65 साल तक हो। अमूमन तौर पे 9 से 26 साल तक इसको रेकमेंड होता है, ठीक है। इसको भी 2 स्टेजेस में बांटा गया है। एक तो 9 से 14 साल तक। 9 से 14 साल के फीमेल्स को जो है 2 स्टेजेस में ना लगेगा। एक तो समझ लीजिए आज लग गया और दूसरा जो है 6 महीने बाद लगता है। ये वैक्सीन ऐसी रहती है कि हर गायनेक अपने पास रखती है और ईज़िली होता लगाने में, कुछ ऐसा इसमें दिक्कत नहीं है। और मेरा रिकमेंडेशन है हर एक जो लड़कियां हैं जो इस एज ग्रुप में आती हैं, उनके पेरेंट्स को ज़रूर चाहिए कि वो जाके गायनेक को मिलें और सही टाइम पे इस वैक्सीनेशन को ले लें। दूसरा फेज़ होता है जो 15 से 26 साल। 15 से 26 साल वाली फ़ीमेल्स को इसको 3 फेजेज़ में ना लगाना रहेगा। एक तो समझ लीजिए आज लगाया, दूसरा जो डोज़ होगा वो आपको 1 से 2 महीने के बीच लगा सकते हैं, और तीसरा जो डोज़ होता है वो आपको जो है वो 6ठे महीने पर लगेगा। तो इस अगर हम ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम आगे होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं एचपीवी से, उससे बच सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर जाते हैं। समझ लीजिए कि कैंसर डेवलप हो गया, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ऐसे प्रोसेसर होता है या ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हम ऐसे ड्रग्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं जो कि कैंसरस सेल को मतलब ख़त्म करने में मदद दें या उनको मार डालें। दूसरा होता है कि हम रेडियो थेरेपी करते हैं जिसको हम सेकाई बोलते हैं। रेडियो थेरेपी सेलेक्टेड एरिया पे करी जाती है जहाँ से आपको उस इन्फेक्टेड ट्यूमर को मारने में मदद मिलती है। रेडियो थेरेपी के अंदर एक दवा है सिस्प्लाटिन, जो कि हम यूजली कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जब मिक्स करके देते तो उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आता है। जो अगला जो प्रोसीजर होता है हम इसको बोलते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका बोल सकते हैं उसको बोलते हैं लेज़र सर्जरी। हम लेज़र के थ्रू जो इन्फेक्टेड ट्यूमर हैं उनको मार सकते हैं। दूसरा होता है एक लीप प्रोसीजर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर। तो इसके अंदर करते क्या है कि हम एक इलेक्ट्रिकल वायर डालते हैं जो कि उस ट्यूमर्स को
वहाँ से निकाल देता है या मार मार डालता है। ठीक है, तीसरा होता है प्रोसीजर का नाम हम बोल सकते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या होता है, कंप्रेस्ड जो आपका नाइट्रोजन होता है वो जो रहता है ट्यूमर्स को या तो फ्रीज फ्रीज कर देता है या तो मार देता है। ठीक है, जो चौथा मेन प्रोसीजर है उसको बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी ही एक मेन ऐसा प्रोसीजर है जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है और जो सबसे अच्छा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि और सब जितने भी ना प्रोसीजर हैं उसमें ये नहीं पॉसिबल होता है, हम एश्योर नहीं कर पाते अमूमन तौर पे कि ये कितना इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप चीज़ों को रख वहाँ पे ट्यूमर्स को जब आप ख़त्म करते हैं तो एश्योर हो पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने 100% ट्यूमर को ख़त्म कर दिया है, जो या जो उसका इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ तक वहाँ उसको हमने कम्प्लीटली कवर किया कि नहीं किया है। तो इन सब संभावनाओं को हटाते हुए हम सीधा हिस्टेक्टोमी करते हैं। हिस्टेक्टोमी को ना मतलब होता है बच्चेदानी को ही हटा देना। ये स्टेजेस को देख के होता है कि मतलब कौन से स्टेज में अभी कैंसर फैला हुआ है, उस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर सर्विक्स तक है तो पार्शियल हिस्टेक्टोमी करते हैं, अगर कंप्लीट है यूट्रस या आसपास की जगह दिख रही हैं तो हम पूरा का पूरा कंप्लीट हिस्टेक्टोमी करते हैं। तो ये एक सर्जिकल ना रिमूवल है। तो आज आई थिंक मैंने आपको ये टॉपिक भी मेरे हिसाब से अच्छा बताया। एक्चुअली मैं इसके लिए प्रॉपर सलाह लेने के लिए एक गायने डॉक्टर को ही एडवाइस करूँगा कि आप जाएं और उनसे चीज़ों को समझें। ये मेरा सिर्फ एक प्रयास था कि आप लोगों को चीज़ें अवेयर्ड हों, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको टाइमली एक प्रक्रिया में हमने वैक्सीनेशन लिया या प्रॉपरली डायग्नोज हो गया तो 100% क्योरेबल है। तो शायद हम अपने घर पे माँ बहनों को और अपनी पत्नी सबको मतलब जो भी अपने एसोसिएटेड फीमेल्स हैं सबको हम इजली इससे बचा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने रखने की ना कोशिश करूँगा। एक्चुअली ये जो वीडियोस होती हैं ये मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ कि बार बार एडिट या कुछ ऐसा कर पाऊँ, तो जो है वो उसको मैं आपके सामने 1 टेक या 2 टेक में रखने की ना कोशिश करता हूँ। इसलिए अगर कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग करें। डे बाय डे आई विल ट्राई टू इम्प्रूव और शायद एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छा और भी कर पाऊँ। थैंक यू।